आज के शो में कुर्बानियां मुश्तरका कौमी अज़म से कामयाबियां, जनरल राहील शरीफ को खिराजे तहसीन। Operation Zarb-e-Azb is an example of war for peace, which is bringing stability and prosperity to Pakistan and the region. सख्त फैसले, कामयाब हिकमत अमली, हर महाज पर झंडे गाड़ दिए। ज़र्ब-ए-अज़ब समेत मुल्क में अमन व तरक्की के लिए सुपा सलार की खिदमत ज़बाने आम। कश्मीर के मसले का हल UN रेजोल्यूशंस पर अमल करने से ही मुमकिन है। पाक-चीन दोस्ती, इसका मुंह बोलता सबूत CPEC। मुल्की दिफा के लिए खिदमत, कौम का जनरल राहील शरीफ पर फख्र का इजहार। अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज के प्रोग्राम में जनरल राहील शरीफ का पूरा टेन्योर डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ साथ आने वाले आर्मी चीफ के लिए क्या चैलेंजेस होंगे आज के प्रोग्राम में इन पर बात की जाएगी। वो चाहे कराची ऑपरेशन हो, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब हो, जिसकी जो मीरास समझा जाएगा जनरल राहील शरीफ साहब की हमेशा से। इसके अलावा फौज के अंदर या मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस के अंदर करप्शन के खात्मे के लिए आपने जो कार्रवाई की, या फिर ओवरऑल करप्शन की ड्राइव को लेकर जो कार्रवाइयां आपके दौर में हुई। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जब पूरे मुल्क के, पूरी दुनिया में तनकीद पाकिस्तान पर हुई दहशतगर्दी के हवाले से, चाहे अमेरिका हो, भारत हम पे तनकीद कर रहा हो, रूस चीन कर रहा हो, उसका जवाब दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के जरिए किया। और हमेशा एक्शन, यानी हमेशा इस वक्त एक्शन के जरिए बोला, अल्फाज से ज्यादा एक्शन के जरिए बोला। इसके साथ साथ जमहूरियत का तसलसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस कई बार धरने आए इस दौरान, इनके दौर में हालात काफ़ी कशीदा हुए, लेकिन उन धरनों के बावजूद जमहूरियत के तसलसल को बरकरार रखा, जमहूरियत पर यकीन रखा, जमहूरी इदारों पर यकीन रखा और आखिर वक्त तक रखा। करप्शन और दहशतगर्दी के गठजोड़ पर यह बार बार आपने बात करी, इस वाली प्रोग्राम में बात करेंगे। और जो चैलेंजेस आने वाले आर्मी चीफ के लिए हैं वो इंतहाई अहम है, जिनको प्रोग्राम में आगे चलकर डिस्कस करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है मेजर जनरल एजाज अमान, सीनियर दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस खुद हिस्सा रहे हैं, तो इंटरनल मैकेनिज्म को हमसे बेहतर जानते हैं, समझते हैं। मैं प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं हसन अस्करी साहब, सीनियर तज्ज़िया निगार प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब इज ऑल्सो जॉइनिंग अस इन द शो। मेजर जनरल एजाज अमान साहब, सर आपकी तरफ पहले आते हुए पहला सवाल यही लेके कि आपने जनरल कियानी का दौर भी देखा, जनरल राहील शरीफ साहब का दौर भी अभी बगौर आपने देखा है, आपको डिफरेंस क्या लगी इन दोनों के अंदर? समय पहले अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ तो। वेल, डिफरेंस उस सेंस में कोई ऐसा प्रोनाउंस नहीं है, क्योंकि जनरल अशफाक परवेज कियानी की जो पॉलिसीज थी उन्हीं का तसलसल आगे रहा। उनके दौर में दहशतगर्दी के खिलाफ 7 मेजर ऑपरेशन किए गए, जिसमें मोहम्मद एजेंसी है, औरंगजेब एजेंसी है, अपर दीर, लोअर दीर और मालाकंड डिवीजन में ऑपरेशन हुए, और साउथ वजीरिस्तान में भी बड़ा ऑपरेशन हुआ। तो 7 बड़े ऑपरेशंस के बाद एक कमी रह गई थी जो नॉर्थ वजीरिस्तान की थी, जिसको उस वक्त उन्होंने करना मुनासिब नहीं समझा। तो अभी ये हुआ कि उसी के तसलसल को बरकरार रखते हुए जनरल राहील शरीफ ने ज़र्ब-ए-अज़ब का ऑपरेशन किया, और इस तरह ये दहशतगर्दों के खिलाफ जो ड्राइव थी उसको कंप्लीट किया। और आपने देखा कि पाकिस्तान में तकरीबन 73% दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी हुई, और यही वो अचीवमेंट है जिसका क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को जाता है और उस पॉलिसी को जिसका तसलसल था, जिसको लेकर वो आगे चले। सही, लेकिन एजाज अमान साहब, जिस तरह एक एनर्जी जनरल कियानी के दौर में भी उन्होंने भी सियासत से, जनरल कियानी ने भी सियासत से मुकम्मल गैर वाबस्तगी का इजहार किया और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सपोर्ट किया। इसी तरह जनरल राहील शरीफ ने भी तमाम तर टर्मोइल के बावजूद पॉलिटिकल जो होते रहे सिचुएशन हमारे मुल्क में, उससे सरफे नज़र करते हुए उन्होंने जमहूरियत को सपोर्ट किया और किसी किस्म की सियासत में कोई मुदाखलत नहीं की। बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगा कि ये एक तसलसल था जिसकी वजह से हमें ये रिजल्ट देखने को मिला। ये पर्सनालिटी ट्रेड्स भी होते हैं एजाज अमान साहब, कुछ जो एनर्जी जो जनरल राहील शरीफ साहब इन्फ्यूज जो पूरी जो में नजर आती थी मीडिया के ऊपर, जो एनर्जी इस पर है, वो यकीनी तौर पर बास पर्सनालिटीज, लीडरशिप स्टाइल्स की बात होती है। मुख्तलिफ लीडर्स, मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं, मुख्तलिफ तौर तरीके होते हैं। स्ट्रैटेजी तो हम नहीं कह सकते अलग होती है, लेकिन पर्सनैलिटी ट्रेड्स हर एक के अलग होते हैं।
तो इस दौर में जो जरूरत थी एक एनर्जेटिक डायनामिक पर्सनालिटी की मिलिट्री लीडरशिप के लिए, वो उस पर पूरा उतरे जनरल राहिल शरीफ। और ये चैलेंज कितना बड़ा होगा ये पर्सनालिटी ट्रेट वाला अगले आर्मी चीफ के लिए कि इसको कैरी फॉरवर्ड कर सके? इजाज़ उमर साहब। देखिए जी, मैं पहले चीफ्स को भी जानता था, जनरल राहिल शरीफ साहब को भी मैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से लेके अभी तक जानता था, और यही इनका एक पर्सनालिटी की ब्यूटी थी कि इनको एक तो खुदावंद ताला ने वो अपीयरेंस दी, वो स्ट्रेचर दिया, और फिर इन्होंने अपने आप को इस तरीके से कंडक्ट किया कि जिस इंस्पिरेशन की जवानों की ज़रूरत थी, जिस तरीके से वो अपनी क़यादत को देखना चाहते थे एक दबंग अंदाज में, इन्होंने वो क़यादत मुयस्सर की और पाकिस्तान आर्मी ने डिसअपॉइंट नहीं किया। जनरल अशफाक परवेज़ कियानी एक धीमे मजाज के आदमी थे, लेकिन उनके सामने जो चैलेंज था वो और नौइयत का था। उस वक़्त 9 साल के मिलिट्री दौर से जो बदनामी आर्मी की हो चुकी थी, उस वक्त से, उस फेज से आर्मी को निकालना था और तमाम तर तवज्जो ट्रेनिंग पर देनी थी जी। तो जो बाहर के लोग इस बात को नहीं समझ सकते, लेकिन जनरल अशफाक परवेज़ कियानी ने पाकिस्तान आर्मी के अंदर वो काम किए कि जो तकरीबन 30 साल में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं कर सके। उन्होंने ऑपरेशनल प्लानिंग को रिवाइज किया, जवानों की वेलफेयर की, ऑफिसर्स की वेलफेयर का किया, शहादा के पैकेज को दुरुस्त किया, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट में जो बहुत बड़े बड़े डिफिसिट थे उनको दुरुस्त किया। तो उन्होंने एक बहुत तारीखी बुनियाद पर काम किया जनरल अशफाक परवेज़ कियानी ने, जिसका क्रेडिट उनकी टीम को भी जाता है और यकीनन वो लीड कर रहे थे। और जनरल राहिल शरीफ के दौर में भी वही डायनामिज्म हमें देखने को आई। यस, ये चूंकि बाकी काम उस तरीके से हो चुका था कि ये अपनी तमाम तर तवज्जो दहशतगर्दी के ऊपर सर्व कर सके, जिसकी वजह से हमें ये ज़्यादा आउटगोइंग, ज़्यादा दबंग अंदाज इनका नज़र आया, और जो इनका यकीनन तौर पे एक फैमिली वर्सा भी है और इनकी अपनी शख्सियत भी कुछ इसी अंदाज की थी। बिल्कुल, बेशक। हसन अस्करी साहब, फैसला होने में क्या ताखीर है आखिरकार, ये बताएं। 27 नवंबर 2013 यानी 27 नवंबर 2013 को जनरल राहिल शरीफ साहब का नाम अनाउंस किया गया था। 29 नवंबर 2013 को वो आर्मी चीफ अपॉइंट हुए थे। अब कहा जा रहा है फिर 27 नवंबर 2016 को नए आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट होगी। अब में और पिछले 3 साल में शायद फर्क यह है कि दाखिली और बैरूनी चैलेंजेस कुछ ज्यादा हैं। क्या ये ताखीर ऐलान के अंदर, हसन अस्करी साहब, आपको समझ में आती है इसका कोई नुकसान प्लानिंग पर, इसका नुकसान कोई आगे जो पॉलिसी चेंजेस हैं या फिर जो आगे जिस तरह से आगे बढ़ना है इस ऑपरेशन को, उस पर तो नहीं पड़ सकता? हसन अस्करी साहब, देखिए, जो अनाउंसमेंट का जो डिले है वो जो है नवाज शरीफ साहब का जो डिसीजन मेकिंग स्टाइल है वो रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि 2013 में भी ये अनाउंसमेंट जो आई थी वो काफ़ी लेट आई थी। सिर्फ 2 या 3 दिन पहले ये अनाउंसमेंट आई थी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की। नवाज शरीफ साहब जो है ना, वो मामलात को डिले करते हैं, गैर ज़रूरी तौर पर डिले कर देते हैं डिसीजन मेकिंग को। एक तो मेरा ख्याल है वजह ये थी, दूसरी शायद वजह हमें ये नज़र आती है कि वो अपनी पसंद का कोई बंदा ढूंढने की तलाश में थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनको पता लग गया कि आर्मी के बंदे आर्मी ही के बंदे होते हैं, लिहाजा ये प्रोफेशनलिज्म इनमें स्ट्रॉन्ग है। तो इस रियलाइजेशन की वजह से मेरा ख्याल है अब आके ये फैसला हो जाएगा, और जब ये भी ये चेंज आएगी 29 या 28 तारीख को, मेरा ख्याल है अनाउंसमेंट जो है वो जब ये 25 और 26 को वज़ीर आज़म साहब मुल्क से बाहर हैं, तो लगता ये है कि वो वापस आके वो फिर अनाउंसमेंट करेंगे या जाने से पहले अगर अनाउंसमेंट करनी है तो 25 को जा ये चले, उनका डिसीजन है। और इस डिसीजन वज़ीर दिफा ने भी कल कहा कि पिछली दफ़ा भी 27 नवंबर को हुआ था और इस दफ़ा भी अगर हो जाता है तो इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन कोई मसला इसमें है कोई, अगर ये ज़ाती तौर पर डिले है इसमें या जिस वजह से भी डिले है, इससे कोई प्रॉब्लम है इस वक्त पॉलिसी डिसीजंस के अंदर कोई मसला हो सकता है? देखिए, असूली तौर पर तो ये बात अनाउंसमेंट जो है आपको चंद हफ्ते पहले कर देनी चाहिए ताकि ट्रांजिशन की तैयारी जो है वो एक अच्छी तरीके से हो सके। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अगर 27 को या भी अगर डिसीजन हुआ
तब इससे कोई पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि राहील शरीफ साहब का जो डिसीजन मेकिंग का स्टाइल रहा है वो ये है कि वो मशवरा करते हैं अपने टॉप कमांडर्स के साथ, कोर कमांडर की मीटिंग कह लीजिए, और उस मशवरे के बाद वो डिसीजन लेते हैं। लिहाजा जो राहील शरीफ साहब के डिसीजंस रहे हैं हम पिछले 3 साल में, उनमें टॉप कमांड अंदर शामिल थी। और अब जो नया आर्मी चीफ आएगा, जाहिर है वो टॉप कमांड ही में से पहले 3 लोगों में से एक बंदा होगा, तो लिहाजा वो उस तमाम डिसीजन मेकिंग का हिस्सा है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि कॉन्टीन्यूटी आर्मी की पॉलिसी में जो काउंटर टेररिज्म की पॉलिसी है या CPAC के हवाले से सिक्योरिटी की पॉलिसी है, बाकी सब अमूर हैं। मुझे तसलसल जो है वो ज़्यादा वाज़े तौर पे नज़र आता है, क्योंकि कंसल्टेटिव प्रोसेस जो आर्मी ने इवॉल्व कर लिया है उससे जो है टॉप कमांड जो है एक इकट्ठी होकर चलती हुई हमें नजर आती है। और यही मैं आपसे जानना ही चाहूंगा, सबसे ज्यादा पॉजिटिव जनरल राहील शरीफ साहब का टेन्योर आप रखें सामने, द मोस्ट पॉजिटिव थिंग हसन अस्करी साहब, आप समझते हैं कि ये सब में पॉजिटिव चीज इनके पूरे कैरियर में जो पूरा 3 साल का अरसा ये जो आर्मी चीफ के तौर पर रहा, इसमें रही, वो क्या थी? अच्छा हसन साहब, मैं ये जवाब आपसे ब्रेक के बाद लूंगा। मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूं और ये सवाल मेजर जनरल एजाज साहब के लिए भी है। सब में पॉजिटिव चीज क्या थी और उसके बाद क्या वक्त की किल्लत के बायस कोई ऐसी चीज जो हमारा पैनल समझता है जो कंप्लीट नहीं हो सकी, वो जानी चाहिए थी? आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक देखते रहेगा अब तक। Operation Zarb-e-Azb is an example of war for peace, which is bringing stability and prosperity to Pakistan and the region. कश्मीर के मसले का हल UN रेजोल्यूशंस पर अमल करने से ही मुमकिन है। पाक-चीन दोस्ती, इसका मुंह बोलता सबूत CPAC to face the challenges that lie ahead and serve your country with dignity and pride. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, हम प्रोग्राम कर रहे हैं वन ऑफ द ब्रेवेस्ट आर्मी चीफ, और यकीनी तौर पर जिनको याद रखा जाएगा, खराज तहसीन पेश कर रहे हैं उनको, और आने वाले आर्मी चीफ के लिए क्या चैलेंजेस होंगे आज के प्रोग्राम में ये भी डिस्कस कर रहे हैं। जनरल राहील शरीफ साहब का टेन्योर कैसा रहा, उसमें क्या पॉजिटिव्स थे, अगर कोई नेगेटिव था उसको भी उजागर या उस पर बात जरूर होगी। लेकिन मैं बताता चलूं, ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब पेशावर से सीनियर तर्ज़-ए-निगार, सीनियर दिफाई तर्ज़-ए-निगार मेजर जनरल एजाज अमान साहब और हसन अस्करी साहब इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। हसन अस्करी साहब, आपसे मैंने पूछा कि सब में बड़ा पॉजिटिव क्या था पूरे इस आर्मी चीफ के टेन्योर में, जनरल राहील शरीफ साहब के टेन्योर में, तो वो क्या होगा आपकी नजर में? देखिए, इनमें जो सबसे बड़ी अचीवमेंट इनकी हमें नज़र आती है वो टेररिज्म को बड़ी हद तक कम किया, और उसमें जो ज़र्ब-ए-अज़्ब थी, जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान का ऑपरेशन था, और ये ऑपरेशन आर्मी का फैसला था। पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो अभी गू में थी, लेकिन उन्होंने 15 जून को कराची एयरपोर्ट पे जो हमला हुआ उसके 1 हफ्ते के बाद 15 जून से जो ऑपरेशन स्टार्ट किया, और उसके बाद कराची के अंदर जो कार्रवाई हुई है उसकी वजह से बहुत डिसाइडेडली क्लियर फ़र्क पड़ा है, कमी आई है टेररिज्म में। देखिए, अगर हम कियानी साहब के दौर में जाएं, वहाँ भी 2 अहम ऑपरेशन हुए। सवात का ऑपरेशन बहुत कामयाब और अच्छा ऑपरेशन था, उसके बाद साउथ वज़ीरिस्तान का ऑपरेशन वो भी कामयाब रहा, लेकिन उसके बाद 2010 के शुरू में ये ऑपरेशन साउथ वज़ीरिस्तान का मुकम्मल हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है नॉर्थ वज़ीरिस्तान में नहीं गए, होल्डिंग ऑन का ऑपरेशन रखा, यानी जो जहाँ थी बात वहीं रखी। उसकी वजह से नॉर्थ वज़ीरिस्तान एक बहुत बड़ा मरकज़ बन गया, एक सेंटर बन गया, एक टेररिज्म की यूनिवर्सिटी जो है वो बन गया था, और कमी के बावजूद मामलात जो है वहीं रुके रहे। अब हमने देखा है कि 2014 जून से शुरू करके 2016 में जब हम आते हैं तो डिसाइडेडली टेररिज्म कम होता है। तो मेरे नज़दीक टेररिज्म को आम आदमी ये महसूस करे कि कम हुआ है, यानी जो कमिटमेंट थी उसको उन्होंने डिलीवर किया। यही वजह है कि उनको पॉपुलैरिटी अवामी लेवल पर जनरल राहील शरीफ को हासिल हुई। जनरल एजाज अमान साहब, वन पॉजिटिव आपकी नज़र में, सब में ज़्यादा पॉजिटिव आर्मी चीफ के कैरियर इस पूरे 3 साल में, सब में पॉजिटिव चीज़ जनरल एजाज अमान साहब आपको क्या लगी?
देखिए जी, मैं चूंकि इस सारे इनसाइड कंप्लीट प्रोसेस को समझता हूं, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि उनका एक तो वो अपनी टीम को साथ लेके चले और उनका अंदाज बड़ा दबंग था। ही लेड फ्रॉम द फ्रंट, तो ये उनकी स्ट्रेंथ है जो याद रखी जाएगी यकीनन, और जिसकी वजह से हमें बड़ी कामयाबियां भी मिली। मैं सिर्फ हसन अस्करी साहब की एक बात पे छोटा सा कमेंट दूंगा कि ये जो नॉर्थ वजीरिस्तान का ऑपरेशन था जिसको पेंड किया गया था, चूंकि मैं उस वक्त इस प्लानिंग का हिस्सा रहा हूं, उस वक्त मैं आर्मी में था, उस वक्त फैसला इसलिए रोका गया था कि एक तो पहले 7 मेजर ऑपरेशन हो चुके थे, जैसे मैंने कहा, औरंगजेब एजेंसी, अपर दीर, लोअर दीर, मोहम्मद एजेंसी, साउथ वजीरिस्तान और मालाकंड डिवीजन के 8 अजला में तो पाकिस्तान आर्मी बहुत एंगेज रही थी तकरीबन 5 साल तक इन ऑपरेशंस में, और ये बहुत बड़े ऑपरेशन थे। उस वक्त अमेरिकन की तरफ से एक मंत्रा था जो रुकने को नहीं आ रहा था, डू मोर डू मोर। उन्होंने जब इस पर एम्फसाइज करना शुरू किया कि आप नॉर्थ वजीरिस्तान में भी ऑपरेशन फौरन शुरू करें, तो जनरल अशफाक परवेज कियानी ने उस वक्त 2 बातें की थी। एक तो उन्होंने इस बात को, इस एक्सप्रेशन को एक्सपेल करना चाहते थे कि हम किसी के इशारे पर ऑपरेशन नहीं कर रहे। दूसरी वजह यह थी कि उस वक्त अमेरिकन को डिमांड किया गया था कि आपके 1,40,000 ट्रूप अफगानिस्तान में बैठे हैं और अफगान आर्मी भी आपके साथ है, तो आप अफगानिस्तान की तरफ से अपना बॉर्डर सील करें ताकि हम इस तरफ से ऑपरेशन शुरू करें और इन दहशतगर्दों को हमेशा के लिए ख़त्म करें जो नॉर्थ वजीरिस्तान के पॉकेट में आकर बैठ गए हैं। इस पर अमेरिकन ने माजरत की और उन्होंने कहा जी हम ये बॉर्डर सील नहीं कर सकते। तो उस पर जनरल कियानी ने जवाब दिया था कि अच्छा, फिर जब मैं मुनासिब समझूंगा तो फिर ये ऑपरेशन करेंगे। तो उसके बाद फिर कुछ और डेवलपमेंट्स हो गई जिसकी वजह से ये ऑपरेशन कुछ डिले हो गया, बट नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम जनरल राहिल शरीफ कि उन्होंने जब दलेरी से आते ही ये फैसला किया कि ये ऑपरेशन करना है, मेन जो तो उन्होंने इसको बड़े जुर्रत से, हिम्मत से किया और आर्मी को लीड किया फ्रंट से, और आज हमने देखा कि हमें अच्छे नतीजे। आपने कहा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, दबंग स्टाइल, आपने कहा ये आप समझते समय ज्यादा पॉजिटिव था। ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, आपकी नजर में जी बिल्कुल जनरल राहिल शरीफ साहब का, ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब सब में पॉजिटिव अगर आप याद रखते हैं उनको, जो आप उनको ट्रिब्यूट दें, तो आप क्या कहेंगे सब में पॉजिटिव चीज क्या थी जो जनरल राहिल शरीफ से मंसूब की जाएगी? ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब। दरअसल मैं समझता हूँ कि वो इंतहाई जुर्रतमंद इंसान, बेबाक, और जिसके कौल फैल में कोई तजाद नहीं, और उसने हमेशा फ्रंट से जो है आर्मी को लीड किया। सबसे जो बड़ी क्वालिटी जिसको आप कह सकते हैं वो जुर्रतमंद, और हमेशा फ्रंट से उन्हें लीड किया, और उनमें फरेब नाम कोई चीज़ नहीं थी। इन पूरे 3 साल अरसे में उन्हें जो ऑपरेशन लॉन्च किए और जिस तरीके से उसकी कमांड की, उसके पॉजिटिव नताइज आपके बिल्कुल सामने। ये नहीं है कि उन्होंने कोई बयान, कोई बात, कोई चीज़ प्रोपेगेंडा के तौर पे कही। उन्होंने जो कुछ भी कहा उसी को उन्होंने करके दिखाया, और वो खुद उन मौके पे मौजूद रहे, हमेशा ट्रुप्स के साथ वो फ्रंट पे रहे। चाहे एक दिन मुझे याद है कि शाम को रूस से पहुंचा वापस, और दूसरे सुबह जो है ये फ्रंट लाइन में खैबर एजेंसी में आगे ट्रुप्स के साथ मौजूद था। उसने हर चाहे वो पहला रोज़ा हो, चाहे वो ईद हो, चाहे कोई और वाक़या हो, उसमें वो फ्रंट में ट्रुप्स के साथ रहे, अपने घर में नहीं बैठे। मेरे ख्याल में उन्होंने लीडरशिप का जो स्टैंडर्ड कायम किया, उसको मैच करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और उसके तमाम कैरेक्टर का जो सेंट्रल पॉइंट है वो उनकी जुर्रत है, उनकी जुर्रतमंदाना पॉलिसियाँ थी जिन्होंने उनको पूरा किया। और मैं समझता हूँ कि हमें उनके ऊपर फ़ख्र होना चाहिए, और फ़ख्र होगा, और इंशाअल्लाह वो याद रखे जाएंगे तारीख में। सही। जनरल जाज़मान साहब, एक बात जो ऑपरेशन ज़रब अज़ब के हवाले से, आप स्वात के ऑपरेशन में GOC स्वात और दीगर हवाले से आप अहम पोजीशन में खुद भी रहें,
साहब, ज़रबे अज़ब जिस तरह सब कह रहे हैं जी कि उनकी मीरास समझा जाएगा, उसकी कामयाबियों को जनरल राहिल शरीफ साहब से हमेशा एट्रीब्यूट किया जाएगा, उनकी तरफ देखा जाएगा, उनसे मंसूब किया जाएगा। क्या ऑपरेशन ज़रबे अज़ब अपने अंजाम पर पहुंच गया जनरल जावेद साहब, या अभी आप पहुंचना है, उसको बाकी है पहुंचना? मेरे ख्याल में उसका 90% काम हो चुका है। अभी रिहेबिलिटेशन उन एरियाज में बाकी है जो कि चल रही है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, जहां सिविल गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेनी है, वो प्रोसेस अभी तक बाकी है और उसमें भी थोड़ा यह काम उस पर जारी है और उसको पाकिस्तान आर्मी ओवरसी कर रही है, तो वो तो जारी है। लेकिन अगर हम ये कहें कि जी अभी दहशतगर्दी 100% ख़त्म हो गई है और आइंदा मुल्क में कोई वाक़या नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। उन एरियाज में हमें बहुत काम करना है, आर्मी को बहुत विजिलेंट लेना है, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अभी तक बहुत काम करना है और ये देखना ये है कि वो लोग जो इस ज़रबे अज़ब के नतीजे में भागकर अफगानिस्तान चले गए थे वो दोबारा दरअंदाजी ना करें और आकर अपने नए बेसिस ढूंढकर फिर वहाँ उन बेसिस से हमारे अंदर मजीद कार्रवाई ना करें। तो इस एतबार से कांस्टेंट विजिलेंस और इंटेलिजेंस का काम बहुत अभी तक बाकी है जिसको उन्होंने करना है। सही, ये काम बाकी है। लेकिन हसन साहब, ये जो इंटरनल पंजाब के अंदर ऑपरेशन करना था और जिसकी आवाज़ें उठ रही थी, बार बार एपेक्स कमेटी में भी उठती थी, कराची ऑपरेशन की में कामयाबियां काफ़ी मिली, लेकिन कराची ऑपरेशन भी अभी काफ़ी हद तक जारी है। आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुकम्मल नहीं हुई, कंप्लीट नहीं हुई, 100% हम नहीं कह सकते? इंटरनल पंजाब में वो फौजी या रेंजर्स ऑपरेशन उस स्केल से स्टार्ट ही नहीं हुआ, या हुआ तो बड़ा स्कैटर्ड आईबीओज और स्कैटर्ड कॉम्बिंग ऑपरेशंस हुए, उस तरह से नहीं जिस तरह कराची में हुआ, और कराची भी मंतकी अंजाम पर पहुंचा या नहीं पहुंचा? हसन अस्करी साहब, देखिए, जो ऑपरेशंस हुए हैं कराची के ऑपरेशन में, ये तो हुआ है कि हालात बेहतर हुए हैं। ज़रबे अज़ब से ये तो हुआ कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान और दूसरी ट्राइबल एजेंसीज अब मुस्तकिल मरकज़ नहीं है टेररिस्ट ग्रुप्स का। ठीक है, आमदरफ्त रहती है, वहाँ प्रॉब्लम ये है कि आर्मी को रहना पड़ेगा क्योंकि जो ट्राइबल एरिया की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन होती है या लोकल फोर्सेस होती हैं, वो इसको संभाल नहीं सकेंगी क्योंकि बहुत से टेररिस्ट अफ़गानिस्तान में चले गए जो वहाँ से आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टेररिज्म कमज़ोर तो हो गया है, कम तो हो गया है, लेकिन उसकी जड़ें मौजूद हैं और जड़ें सिविलियन हलकों के अंदर मौजूद हैं, शहरों में मौजूद हैं, और वही सबसे बड़ा मसला है। दूसरा जो काम जो नहीं हुआ है वो एक ऐसा माइंडसेट डेवलप करना जो टेररिज्म को बिल्कुल रिजेक्ट कर दे। आज भी टेररिज्म के लिए हमदर्दी, सपोर्ट जो है वो बहुत से हवालों से पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। यही वजह है कि सिविलियन हलकों में पंजाब के अंदर खासकर, चाहे वो कश्मीर का हवाला हो, चाहे वो हिंदुस्तान का हवाला हो, वो ग्रुप्स बड़े मजबूत अंदाज में मौजूद हैं जो कि कश्मीर के हवाले से कार्रवाइयाँ जो करते हैं। जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक था, मेरा ख्याल है आर्मी चाहती थी यहाँ पे उसी तरह एक्शन ले जिस तरह के पैरा मिलिट्री के ज़रिए कराची में हुआ है, लेकिन पंजाब की हुकूमत और फेडरल हुकूमत इस बात के हक़ में नहीं है कि उनकी पंजाब में जो मोनोपोली है, कोई चाहे पॉलिटिकल फोर्स हो जिसमें इमरान खान है, आर्मी हो जो कि इंस्टीट्यूशन है स्टेट का, उनकी मोनोपोली को चैलेंज करे। इस वजह से मेरा ख्याल है फ़ौज ने भी कंप्रोमाइज़ किया कि उन्होंने इसरार नहीं किया अब इशू रेज़ करने के बाद, और ये अब सिविल हुकूमत पे यानी पंजाब की हुकूमत पे छोड़ दिया, जिसकी वजह से कुछ लोग पकड़े तो गए हैं, लेकिन आज भी जो एक्सट्रीमिस्ट जो सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो कश्मीर पे फोकस करती हैं, वो बड़ी आज़ादी से पंजाब में काम कर रही हैं। सही, तो जनरल राहिल शरीफ साहब बोल्ड, दबंग लीडरशिप स्टाइल सही, लेकिन कुछ चीज़ें अनफिनिश्ड हैं, मतलब हसन साहब जो कॉम्प्रोमाइजेस पॉलिटिकल सिचुएशन और सिविलियन सिचुएशन की वजह से हो गए, ये कहेंगे आपके सियासी मसलियतों की वजह से हो गया, क्या हुआ? देखिए, प्रॉब्लम यह है कि आर्मी जो है टेररिज्म का एक एस्पेक्ट डील करती है, यानी जो तंजीमें तशद्दुद इस्तेमाल करती हैं उनका जो है आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस बड़ा मौसर जवाब देती रही हैं और देती हैं। टेररिज्म का एक नॉन मिलिट्री एस्पेक्ट है, और जो टेररिज्म का नॉन मिलिट्री एस्पेक्ट है वो सिविल गवर्नमेंट को करना होता है, सिविलियन लीडरशिप को करना होता है। लिहाजा आप अकोमोडेट करते हैं, तो फौज ने यही महसूस किया
कि सिर्फ फौजी कार्रवाई काफ़ी नहीं होगी, सिविलियंस को भी मौका देना ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है यहाँ पॉलिटिकल अकोमोडेशन आर्मी ने शो की है कि पंजाब में उन्होंने जो है दखल नहीं दिया। मेरा ख्याल है इसकी एक वजह यह है कि जो हमारी PMLN की लीडरशिप है वो वक्तन फ़वक्तन फ़ौज पे इल्ज़ाम लगाती रही है कि वो सिविलियन मामलों में दखल देते हैं, वो इशारे करते हैं अपोजिशन को इनकरेज होने का। तो मेरा ख्याल ये है कि इसकी वजह से मिलिट्री ने थोड़ा सा यहाँ पे पंजाब के मामले में थोड़ा सा अकोमोडेटिंग। हुमा बकाई साहबा भी हमारे साथ सीनियर तर्ज़-ए-निगार मौजूद है। हुमा साहबा बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आपके नज़दीक फॉरेन पॉलिसी फ्रंट के ऊपर राहील शरीफ साहब से पहले, यानी पहले जो अदवार थे दहशतगर्दी के इल्ज़ामात या हमारे पड़ोसी मुल्क हों या फिर आलमी बरादरी हो उसको जो पाकिस्तान से शिकायत रहती थी, क्या उन शिकायत का अजाला हुआ? वो जो भी गेम खेलते हो या वो शिकायत में कोई ठोस सबूत के साथ शिकायत करें, क्या उनमें कोई कमी आई या फिर उनको तसल्ली बख्श जवाब मिला आलमी बरादरी को जो पाकिस्तान से एतराज़ात थे? हुमा बकाई साहबा। नहीं जी, हुमा साहब तक मेरी आवाज़ शायद नहीं पहुंच रही है। ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब की तरफ यही सवाल लेके, ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो पाकिस्तान को चैलेंजेस थे, क्या हमारे जनरल राहील शरीफ साहब ने उनका भी सही जवाब दिया, ठोस जवाब दिया? जी बिल्कुल, उन्होंने सही जवाब दिया और मेरे ख्याल में उसकी ज़ाती पर्सनालिटी की वजह से अभी तक इंडियन जो है वो कांप रहे हैं और उनको मालूम है कि एक आदमी जो उनकी राह में आड़े आ रहा है वो जनरल राहील शरीफ है। मैं समझता हूँ कि ये ऑपरेशन ज़रब अदब के ज़्यादा ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरे हो चुके हैं। यहाँ से मुल्क से टेररिज्म को ख़त्म करना, फिर उन्होंने उसको अंदरूनी तौर पे इन्वर्ट किया और जहाँ पर कोई पॉलिटिकल फोर्सेस जो है वो आ रही थी आड़े, उनको भी उन्होंने सही तरीके से टैकल किया और आपने देखा कि आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है KPK में, आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है बलूचिस्तान में, आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है कराची में, आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है पंजाब में। लेकिन अभी एक सिचुएशन ऐसे डेवलप हुई है कि बैनुल-अक़वामी तौर पे लोग पाकिस्तान को खामखा एक प्रोपेगेंडे के तहत जो है निशाना बनाए हुए हैं। इंडिया इसमें फोरफ्रंट में है और एक तरफ वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर वो दहशतगर्दी करता है जिसके काफ़ी सारे शवाहिद हमारे सामने हैं, और तीसरी तरफ जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर मुसलसल गोलाबारी करके पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान की एग्रेशन पे, भारत की एग्रेशन पे मैं आऊँगा। हुमा बकाई साहब, आपके नज़दीक सब में पॉजिटिव चीज़ जनरल राहील शरीफ साहब की जिसकी वजह से वो याद रखे जाएंगे, द मोस्ट पॉजिटिव थिंग एज एन आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ साहब की जो आपने देखी? हुमा साहब, मेरे ख्याल में उनकी सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव जो चीज याद रखी जाएगी वो उनकी ऑब्जेक्टिविटी है। उन्होंने एक फोकस के साथ एक बेड़ा उठाया। 2016 को उन्होंने साल करार किया टेररिस्ट को खत्म करने का और इस हवाले से उन्होंने एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी अपनाई और जहाँ जहाँ जो होना था वो किया। उन्होंने वाक़ई सिंध में और बलूचिस्तान में, पंजाब में कुछ और अवामिल था जिसके भी हसन नकवी साहब ने जिक्र किया। लेकिन उससे ज्यादा अहम बात है जो आपने मुझसे पहले बात की थी इंटरनेशनल कम्युनिटी के हवाले से। देखिए, साउथ एशिया की खित्ते की सियासत भी बदल रही है और उस नई सियासत में जो कन्वर्जेंसेस हैं वो चाइना, रशिया और पाकिस्तान है और इंडिया, US और अफगानिस्तान है। ये प्ले आउट करेगा खित्ते की सियासत में। इसीलिए आप देखिए कि इस वक्त जो अफगानिस्तान में अमन की एक मीटिंग है वो रशिया होस्ट कर रहा है, उसमें चाइना और पाकिस्तान को बुलाया गया है। तो उसके बाद हुआ जब ये इशारे मिले अमेरिका की तरफ से कि पाकिस्तान को हम अफगानिस्तान की पीस प्रोसेस से बाहर निकाल दें। फिर एक और चंद इशारे हैं जो राहील शरीफ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कहा कि हम दुश्मन को एक से ज्यादा फ्रंट पर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। वो एक से ज्यादा फ्रंट क्या है? ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर। तो मेरा ख्याल है ये बातचीतें आकाश की किस तरह पाकिस्तान की फौज ने इंटरनल चैलेंज को भी एड्रेस किया और एक्सटर्नल चैलेंज को भी एड्रेस किया और जितना भी प्रेशर आया
उसके बावजूद चेक पास। ठीक है, एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। आप हमारे देख रहे हैं प्रोग्राम जनरल राहील शरीफ साहब का सब में पॉजिटिव पॉइंट हमारे पैनल से आप सुन रहे हैं। वो चीज जो अगर नामुकम्मल रही तो वो कौन सी चीज थी? उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स, उनकी शख्सियत और उसके साथ उनके लीडरशिप स्टाइल पर बात हो रही है आज के बेनकाब में। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक आने वाले आर्मी चीफ के लिए क्या चैलेंजेस होंगे उनको दरपेश, देखते रहेगा अब तक। Operation Zarb-e-Azb is an example of war for peace, which is bringing stability and prosperity to Pakistan and the region. कश्मीर के मसले का हल UN रेजोल्यूशंस पर अमल करने से ही मुमकिन है। पाक-चीन दोस्ती, इसका मुंह बोलता सबूत CPEC. Face the challenges that lie ahead and serve your country with dignity and pride. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, खराज तहसीन पेश कर रहे हैं आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को और उनके दौर में होने वाले उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी पॉलिसीज, उनकी कंटिन्यूएशन को डिस्कस करते हैं प्रोग्राम में। जनरल एजाज अमान साहब, आप अभी पंजाब की मैंने बात की थी हसन अस्करी साहब से। सर, क्या ऐसी कोई चीज है आपकी नजर में, मैं क्यों पंजाब कहूं, कोई ऐसी चीज आपकी नजर में जो फिनिश नहीं हो सकी, जो जनरल राहील शरीफ साहब ने डिस्पाइट उनकी बोल्ड पर्सनालिटी, डायनामिक पर्सनालिटी, लीडरशिप के बावजूद वो चीज पूरी नहीं हो सकी? कोई ऐसी चीज आपकी नजर में है एजाज अमान साहब? जी, ऐसे यकीनन ऐसे इनकम्प्लीट एजेंडाज हैं जिनको वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सके। एक तो कराची में होने वाले ऑपरेशंस, और जिसका उन्होंने कहा था कि वो नेक्सस बिटवीन फाइनेंसियर्स और अबेटर्स के दरमियान वो नेक्सस तोड़ेंगे जो दहशत गर्दों की मुआवनत कर रहे हैं। उस सिलसिले में हमें कोई भी आदमी, कोई भी ऑपरेशन कंप्लीट होता नज़र नहीं आया। जितनी भी इनिशिएटिव्स रेंजर्स ने लिए, उन्होंने बहुत बोल्ड तरीके से जनरल राहील शरीफ के कहने पर ऑपरेशन किए, लेकिन उनके तमाम तर ऑपरेशन और तमाम तर जो अचीवमेंट्स थी वो किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकी, क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने उनके साथ वो ताउन नहीं किया जो होना चाहिए था। दूसरी बात है, जो उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स बनवाई थी, मिलिट्री कोर्ट्स में आज भी जनरल राहील शरीफ ने 10 या 12 आदमियों के डेथ वारंट साइन किए हैं। उनकी जो सजा थी उसको रेटिफाई किया है। टोटल इस वक्त तक कोई 132 अफराद को सजाए मौत हो चुकी है मिलिट्री कोर्ट्स में से, लेकिन सिविलियन हुकूमत ने इन कोर्ट्स के काम को रोक दिया। 12 आदमियों को सजाए मौत हुई और तकरीबन 120 के करीब आदमी जो हैं वो दहशतगर्द जिनको सजा हो चुकी है, जिन्होंने कौम के मासूम लोगों का खून बहाया, उनको सिविल हुकूमत ने सजा नहीं दी और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उनकी अपील रोक कर बैठे हुए हैं, जबकि इन लोगों को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए था, कैफर किरदार तक पहुंचना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और तीसरी बात, जो नेक्सस इंटरनल गवर्नमेंट के साथ, इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ मिलकर ये दहशत गर्दी सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं हो रही, इसके रूट्स हमारे अर्बन एरियाज में हैं, हमारे रूरल एरियाज में हैं। तो जो सिविलियन गवर्नमेंट ने, पुलिस ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, CID ने और पुलिस ने जो ताउन करना था वो ताउन मुझे नजर नहीं आया, जिसकी वजह से अभी तक इनके जो नेक्सस है, शहरों के अंदर जो इनके ठिकाने हैं, वो तमाम के तमाम खत्म नहीं हुए। तो जो भी ये 3-4 चीजें रह गई हैं, ये इन चीजों पर आने वाले चीफ को गौर करना पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा आने वाले चीफ के लिए और भी बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। मैं सर उस पे आता हूं, उन चैलेंजेस पे जब अमेरिका में बन जाएगी, जैसा मैं उन चैलेंजेस पे आऊंगा, लेकिन जो बात बोल्डनेस की और उनकी जो उनकी लीडरशिप स्टाइल की थी, ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, आप क्योंकि आप उस एरिया को बहुत गौर से देखते रहे जहां ऑपरेशन हुआ है, वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, स्वात, दहशतगर्द जो है उनके लिए क्या खौफ की अलामत जनरल राहील शरीफ साहब बन चुके हैं? और कितना खौफ दहशतगर्दों में हो गया था इनको लेकर, जनरल राहील शरीफ साहब को लेकर? महमूद शाह साहब, मेरे ख्याल में वो
बिल्कुल उनकी पर्सनालिटी थी, जो पूरे जो यहाँ पे ऑपरेशन हुए उनको उन्होंने लीड किया और इन तमाम लोगों को यहाँ से निकाल दिया। वो अभी अफ़गानिस्तान में बैठे हुए हैं बॉर्डर के साथ और उनको सेफ हेवन्स मिले हुए हैं। मैं समझता हूँ कि राहील शरीफ ने इस सब चीज़ों को मुमकिन बना दिया और जो हम 3 साल पहले जो दहशतगर्दी अपने मुल्क में देख रहे थे वो बिल्कुल अभी वो दहशतगर्दी नहीं है। इन इलाकों में जहाँ कोई आदमी अंदर जा नहीं सकता था, अभी पूरे इलाके में कोई भी आदमी कहीं भी जा सकता है और फौज जो है वो आखिरी जो लाइन है उस तक पहुंच चुकी है और वहां से जो ये अंदर आने की घुसने की कोशिश करते हैं। वहां के लोग जनरल राहील शरीफ साहब को जिस तरह पूरे मुल्क में पॉपुलैरिटी है, वहां के लोगों में पॉपुलैरिटी है वही उसी स्केल में पॉपुलैरिटी है, ज्यादा है कम है वहां के लोगों में जो ऑपरेशंस हुए? वो तो उनको एक मसीहा समझते हैं। अच्छा। और वो समझते हैं कि इस आदमी के ना होने से ये मुमकिन ही ना होता कि वो अपने इलाकों में आ जाते। अपने इलाकों में जाने पर कई उनको मुश्किलात है, कोई काफ़ी उनको शिकायत है, लेकिन ज़्यादा वो पर्टेन करते हैं इन चीज़ों को कि जी उसको घर वापस बनाना है, इलाका तो साफ़ है। तो उनमें जो हुकूमत की तरफ से मदद मिल रही है काफ़ी है नाकाफ़ी है, इस किस्म की बातचीत जो है वो चल रही है। मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ के लेवल के ऊपर, पाकिस्तान के लेवल के ऊपर जो चीज़ अभी ज़रूरी है कि ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब ने जो सक्सेस उनको मिली है, मेरे ख्याल में ये हमारे एक्सपेक्टेशन से, हमारे लोगों के एक्सपेक्टेशन से, उस इलाके के लोगों की उम्मीदों से कहीं ज़्यादा है। ये 3 साल पहले शायद उन्होंने समझ लिया था कि ये उनकी तकदीर है, ये अभी लोग ना वहाँ से वापस निकाले जा सकते हैं, वो बहुत ताकतवर है, लेकिन ये सारा कुछ हो गया और इसके ऊपर हमें हैरानगी भी हो गई। पाकिस्तान के अंदर जो है अभी कोई दहशतगर्दी ये दहशतगर्द जो है वो नहीं कर सकते। अभी जो भी दहशतगर्दी है वो बाहर से, ये बाहर से इसको बिल्कुल समझते हैं और ये इनके बगैर शायद मुमकिन ना होता। मैं खुद भी ऐसा समझता हूँ। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कामयाबी जो अभी मिली है, अभी इसको एक तो कंसोलिडेशन की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि एक न्यू पॉलिसी की जरूरत है। सर मैं बिल्कुल इस पे आऊंगा कि नए आर्मी चीफ को क्या करना चाहिए, लेकिन ये दो तीन इंपॉर्टेंट करप्शन के हवाले से स्टोरीज थी, हम अपने प्रोग्राम में कवर करते रहे। और ये विद इन आर्मी इंस्टीट्यूशन जनरल राहील साहब ने जो स्टार्ट किया एनएलसी स्कैंडल के हवाले से, एक उस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना, एनएलसी स्कैंडल के हवाले से अहम तरीन तहकीकात में पेशरफ्त। उसके साथ साथ 21 अप्रैल 2016 को बलूचिस्तान में एफसी के कुछ लोग जिनके ऊपर करप्शन के इल्जाम थे उनके खिलाफ कार्रवाई। कामरान कियानी के जो उस वक्त जनरल अशफाक कियानी के भाई, उनके ऊपर नैब ने तहकीकात का आगाज किया। डीएचए स्कैंडल के अंदर एक साबिक आर्मी चीफ के भाई के खिलाफ तहकीकात नैब ने स्टार्ट करी। ये भी जनरल राहील साहब के दौर में ये हुआ है सब कुछ। हसन अस्करी साहब, करप्शन के खिलाफ विद इन इंस्टीट्यूशन जनरल राहील साहब जो कर रहे हैं, जो उन्होंने किया है, उसको किस निगाह से कौम देखेगी, लोग किस तरह देखेंगे? हसन अस्करी साहब देखिए, आर्मी का एक मैकेनिज्म है अपने अंदर अकाउंटेबिलिटी का, जिसमें इनडिसिप्लिन के किस्से भी होते हैं, करप्शन के भी शिकायतें पैदा होती हैं, उनको ये डील करने के लिए निज़ाम है। और जो बहुत से जो वाक़यात जो जिसमें एक्स आर्मी के बंदे हों और रिटायर्ड ऑफिसर्स या रिटायर्ड लोग मौजूद हों, तो उसके जो मौजूदा निज़ाम है नैब भी उनको डील कर सकता है और आर्मी अगर ख़ुद चाहे तो उनको डील करती है। और उन्होंने ऐसी मिसालें कायम की हैं कि अहम लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है। तो इस लिहाज से आर्मी के अंदर ये जो सिस्टम जब तक अकाउंटेबिलिटी का रहेगा तो उससे एक रिस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस आर्मी के अंदर और मिलिट्री के बाकी जो हमारे हैं एयरफोर्स और नेवी, वहाँ भी यही चीज़ें मौजूद हैं, उससे एक रिस्ट्रेनिंग रोल हो जाता है
कि आप जो है वो समझते हैं कि आप पे चूंकि सज़ा हो सकती है और ये चीज़ें जो हैं किसी इंस्टीट्यूशन को मजबूत और मुस्तहकम रखने के लिए हमेशा बहुत ज़रूरी होती है। जो मैंने 2-3 आपको गिरवाया, क्या पता इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हों जो मीडिया में ना सामने आई हों। इससे पहले क्या हुआ किसी और आर्मी चीफ के दौर में, हमारे आपके इल्म में है तो आप हमें आगाह करें, और अगर नहीं हुआ तो उसकी वजह क्या समझते हैं आप? जो एनएलसी स्कैंडल हो, डीएचए के अंदर नैप की कार्रवाइयां हो, या फिर एफसी के अंदर जो करप्शन है उसके खिलाफ कार्रवाई की गई 21 अप्रैल 2016 को? हसन नसवी साहब, देखिए बात यह है कि ये एक तसलसल से ये सिस्टम चलता रहता है। अगर कोई मामलात निकलते हैं तो वो डील करते हैं, लेकिन पब्लिकली मेरा ख्याल है इतना बड़ा अनाउंसमेंट नहीं आया। उसकी वजह ये है कि एक कंट्रोवर्सीज हमारे यहाँ चलती रही हैं, कुछ सिविलियन अदारे जो हैं अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं जिनके मतलब लोगों को शिकायत थी, और फिर ये है कि एक कैंपेन का भी हिस्सा रहा है कि मिलिट्री के अंदर ख़ासकर आर्मी में अगर कोई मामलात होते हैं वहाँ कुछ नहीं होता, तो उसकी वजह से भी ये चीज़ें पब्लिक करना ज़रूरी हो गई थी, जिसका कि एक प्रोफाउंड पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है हमें अदारों पे सिविलियन में नजर आया। जलील साहब, ये जो इंपॉर्टेंट स्टोरीज सामने आई राहिल साहब के दौर के दौरान, ये इससे पहले आपने देखी, और अगर होता था पहले इस तरह रिपोर्ट नहीं हुई, इस तरह जिस तरह मास के लिए बताया गया, अपने घर से उन्होंने स्टार्ट किया करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयों का, कितनी बड़ी ये उनकी लीडरशिप के अंदर क्वालिटी थी एजाज साहब? देखिए, ये कोई ऐसा यूनिक एक्ट नहीं था। मैं 38 इयर्स मैंने यूनिफॉर्म पहनी है और मैंने पाकिस्तान आर्मी में सिपाही से लेके जनरल तक का मुआखजा होते हुए देखा है। चाहे डिसिप्लिन हो, चाहे मॉरल एक्टिविटीज़ हो, चाहे फाइनेंशियल करप्शन हो, इस पर हर दौर में, हर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दौर में कार्रवाई हुई है। लेकिन जैसे हसन अस्करी साहब ने कहा कि चूंकि वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ों का मुआवजा कर रहे थे तो आवाज़ें उठना शुरू हो गई कि पाकिस्तान आर्मी में क्यों नहीं किया गया। तो उन्होंने पाकिस्तान आर्मी में होने वाली करप्शन को भी मुआवजा तो पहले की तरह किया, लेकिन उसको बिल्कुल सामने लाकर मीडिया पे भी लाया और लोगों के सामने पेश किया। लेकिन ये कोई ऐसा यूनिक एक्ट नहीं था, ये हमेशा से होता आया है और हर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दौर में ऐसा ही हुआ है। सही, ठीक है। ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, आपकी तरफ आते हुए और अब इस तरफ आते हुए, कौन होगा आपकी नजर में नया आर्मी चीफ? क्या चैलेंजेस होंगे? जनरल राहिल शरीफ साहब का जो गैप है ये फिल करना कितना मुश्किल हो जाएगा? ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, जिनको आपने कहा कि मसीहा लोग समझते हैं, दहशतगर्दी में जो मुतासरा लोग हैं मसीहा समझते हैं, आप समझते हैं कितना मुश्किल होगा इस गैप को फिल करना आगे? दरअसल मेरे ख्याल में जो लीडरशिप का जो स्टैंडर्ड उसने सेट किया है उसी को मैच करना सबसे बड़ा चैलेंज होगा नए आर्मी चीफ के लिए, कि वो उन उम्मीदों पे पूरा उतरे जो स्टैंडर्ड इस आदमी ने जो है अचीव किया है, जो स्टैंडर्ड इन्होंने मुतसलसल रखा है, चाहे वो उनके ज़ाती हैसियत में हो, चाहे एक रेजिमेंट की हैसियत में हो, चाहे आर्मी चीफ की हैसियत में हो। यानी मैं आपको, जैसे पहले आप डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने आर्मी का जो डिसिप्लिन है वापस उसी जगह प्लेस किया, कि मैं समझता हूँ कि वो फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट का एक अफसर है, उसको अपने यूनिट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फ़ख्र है, उसको अपने रेजिमेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फ़ख्र है, लेकिन उसके बावजूद उसी रेजिमेंट के किसी अफसर को ये जुर्रत नहीं होती थी कि उनको सिफारिश करे। और जिस तरीके से उन्होंने उन अफसरों ने जिन्होंने आर्मी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की थी उनके खिलाफ एक्शन लिया, तो एक तरीके से एक स्टैंडर्ड उन्होंने बनाया, और ये स्टैंडर्ड तो हमेशा आर्मी का तो पहले होता रहा, ये पहले हुआ पब्लिकली इतना इसको हाईलाइट अब किया गया, ये पहले भी होता रहा और ये मुसलसल इंटरनल मैकेनिज्म है विद इन द आर्मी, जो ये सारा लोगों को इस तरह से मुहासरा किया जाता है उनका। मुशा साहब, बिल्कुल। और मेरे ख्याल में जो जनरल कियानी के वक्त ये हो रहा था तो जो कुछ लोग जो उनसे बात कर सकते थे, मैं भी उसमें शामिल था, मैंने कहा कि हायर लीडरशिप जो आपकी है उनका डिसिप्लिन इंतहाई ख़राब हो चुका है, और अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो इसमें ख़राबी आ सकती है आर्मी के इमेज को। मेरे ख्याल में इनने वापस उसको प्लेस किया, और यही आर्मी का स्टैंडर्ड है, इसी को मैच करना होगा। जो भी नया आर्मी चीफ बनेगा उनको उनके जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है,
चाहे वो ज़ाती तौर पे हो, चाहे वो एज एन आर्मी चीफ हो, एज ए जनरल हो। उन्होंने मेरे ख्याल में टिपिकल एक जनरल जो कि 100% सच्चा सादिक हो, उन्होंने वो किया है। और मेरे ख्याल में ये नेक्स्ट जो आर्मी चीफ है उससे भी ये एक्सपेक्ट किया जाएगा, और उसके लिए यही बहुत ज़्यादा चैलेंज होगा कि पहले तो इसकी जगह जो वो उनकी शूज़ में आ रहे हैं, ये शूज़ काफ़ी बड़े हैं, और इंशाअल्लाह जो भी आएगा वो उसको मैच करेगा, उससे ये एक्सपेक्टेशंस होगी, उनसे ये उम्मीदें होंगी। और मेरे ख्याल में कि कोई आदमी, किसी आदमी को वो लाइन क्रॉस करने नहीं देना चाहिए उसको, जैसे ये जनरल राहील शरीफ ने किया है। सही, ठीक है। और एजाज अमान साहब, आपकी तरफ आते हुए, क्योंकि बीच में बहुत स्पेकुलेशन उठी, 10 माह पहले उन्होंने कह दिया था कि वो वक्त पर रिटायर होंगे, एसपीआर ने वाजे कर दिया था। इसके बावजूद बीच में एक अफवाह ये उड़ी कि वो फील्ड मार्शल बना दिए जाएंगे, कभी ये अफवाह उड़ी कि नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से कोई उनको अहम ओहदा दे दिया जाएगा। और आखिर वक्त तक, यानी अब तक, जब तक कल तक ये वाजे तौर पर नहीं हुआ कि अलविदाई मुलाकातों का आगाज हुआ है, एक्सटेंशन की खबरें आती रही। इस हवाले से आपको क्या लगता है, ये जो स्पेकुलेशन मशीन होती है, ये जो पूरा चल रहा होता है हिसाब किताब, इसको किस तरह फेस किया है जनरल राहील शरीफ साहब ने, आईएसपीआर ने? ये जो बिलखुसूस होता रहा, कुछ तबकों के अंदर बातें होती रही, अफवाहें बार बार सामने आती रही, फैब्रिकेटेड स्टोरीज आती रही, हमने टेंशन सिविल मिलिट्री के देखी, ये सब कैसा आपने देखा एजाज अमान साहब? देखिए, ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारे माशरे में इस वक्त सोसाइटी इतनी पोलिटिसाइज हो चुकी है, सोशल मीडिया और मीडिया इतना एक्टिव एंड ओवर एक्टिव है कि अपने पास से भी स्टोरीज घड़ ली जाती हैं, और अगर कोई छोटी सी बात हो तो उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। यकीनन जनरल राहील शरीफ ने ही हैज स्टूड टू हिज वर्ड, जो उन्होंने 8 माह पहले कह दिया था कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, और तमाम तर प्रोपेगेंडे और इन ऑफर्स के बावजूद अगर उन्हें की गई हैं तो उन्होंने उसको सच साबित किया और उन्होंने एक्सटेंशन नहीं ली। और आज वो एक फ्लाइंग कलर्स के साथ इंतहाई बावकार तरीके से अपनी सर्विस पूरी करने के बाद रिटायर होकर घर जा रहे हैं। और सर, सिविल मिलिट्री इंबैलेंस के हवाले से जो अंदाज अपने जी 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 कंप्लीट कर ले बात पहले सर अपनी। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे महमूद शाह साहब कह रहे थे, देखिए, मैं कोई दो का कंपैरिजन नहीं कर रहा। जनरल राहील शरीफ की जो फेम है, जो उनकी इज्जत और वकार है, जो उन्होंने एक नाम कमाया है अदारे के लिए और अपने लिए, उस पर तो कोई दो राय हो नहीं सकती। यकीनन वो एक इंतहाई कामयाब जनरल की हैसियत से घर आ रहे हैं, लेकिन जनरल कियानी के दौर में उन्होंने 2 जनरल्स को, मैं उनके नाम जानता हूं लेकिन लूंगा नहीं, उनको कमांड से रिमूव किया और 2 को घर भेज दिया सर्विस से बरतरफ करके। तो उन्होंने भी आर्मी के अंदर मुआखजा खूब कड़ी ग्रिप के साथ किया, और भी बहुत सारे काम किए जो उनको जाहिर है इस तरह पजीराई नहीं की गई उनकी, या इस तरह मुश्तहर नहीं किया गया। वो खामोशी से काम करने के आदी थे। लेकिन अभी आने वाले दिनों में देखना है कि जो इस वक्त चैलेंजेस मुल्क को दरपेश हैं या आने वाले दिनों में आने वाले टाइम में उनमें क्या होता है। चंद मिनट है, आपकी रिकमेंडेशन, सजेशन, तजवीज, आपने क्योंकि देखा है, इंटरनल इंस्टीट्यूशन को समझते हैं बेहतर तरीके से, मैकेनिज्म को समझते हैं, हु शुड बी द नेक्स्ट आर्मी चीफ? 4-5 नाम जो सामने आ रहे हैं इसमें से, जनरल एजाज अमान साहब। नहीं, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर मेरिट बेस्ड डिसीजन हुआ तो पाकिस्तान आर्मी एक इंतहाई बेहतरीन चीफ जो है कौम को दे सकेगी, और इस पाकिस्तान आर्मी को दे सकेगी, और पूरी कौम देखेगी कि किस तरह से एक और बेहतरीन क़यादत जनरल राहील शरीफ साहब के बाद सामने आई है। और ये तसलसल इंशाअल्लाह जारी रहेगा और कौम अदारे से नाउमीद नहीं होगी, बशर्ते के फैसला मेरिट पे किया गया। बशर्ते के फैसला। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से हसन अस्करी साहब, आपको क्या लगता है, राहील शरीफ साहब ने बड़े नाजुक मोड़ आए, मैनेज किस तरह किया हसन अस्करी साहब, और कितना बड़ा चैलेंज है नया आर्मी चीफ के लिए होगा ये, इस बैलेंस को लेकर चलना आगे? नहीं जी, हसन अस्करी साहब, तो मेरी आवाज इस पर नहीं पहुंच रही है। ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, लास्टली आप कोई नाम रिकमेंड करेंगे, तजवीज करेंगे आपकी? नहीं जी, आवाज़ इस पर जो है इस वक्त हमारी शायद नहीं पहुंच रही है। मुझे प्रोग्राम को यहाँ वाइंड अप करना होगा, और आज प्रोग्राम के अंदर हमने डिस्कस किया जनरल राहील साहब के पूरे टेन्योर को, उनकी अचीवमेंट्स को, उनके पॉजिटिव्स को, और कौम उनको किस तरह देखती है। आपने सुना, लोग कहते हैं मसीहा के तौर पर उन्होंने जनरल राहील साहब को देखा। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन बिलखुसूस कामयाबी, उनका बोल्ड स्टाइल, उनकी लीडरशिप, और उन जिस तरह वो बहादुर और निडर होकर उन्होंने मुकाबला किया,
फ्रंट फुट पर रहकर ये इस पर उनके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स के तौर पर उनको हमेशा याद रखा जाएगा। फीडबैक फेसबुक, ईमेल और ट्विटर देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।